हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ क्या है, उन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, अदिश और सदिश, स्केलर एंड वेक्टर। फिर अदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश के पास क्या होता है। तो अदिश के पास परिमाण होता है और परिमाण का मतलब होता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए, एक मात्रक होना चाहिए। जब ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है, परिमाण को दर्शाया जाता है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वेक्टर, सदिश। तो सदिश किसे कहते हैं, तो ज़रा देखिएगा। वैसी भौतिक राशियां या वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण होता है, कॉमा, दिशा होती है तथा जिन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का नहीं बल्कि सदिशीय बीजगणित का प्रयोग करते हैं, कॉमा, उसे सदिश राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण होता है, कॉमा, दिशा होती है तथा जिन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का नहीं बल्कि सदिशीय बीजगणित का प्रयोग करते हैं, सदिश राशि कहलाता है। यह एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सदिश राशि के पास परिमाण होता है और दिशा भी होती है। दिशा तो होती है, लेकिन दिशा होने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि दिशा पर वो निर्भर करती हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, जिन शब्दों को, जिन भौतिक राशि को हम सदिश के डब्बे में रखते हैं, सदिश के हिस्से में रखते हैं, वो भौतिक राशि दिशा पर निर्भर करते हैं। किसी भी भौतिक राशि के पास दिशा है या नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो वेक्टर होगा या नहीं होगा। बात यह है कि दिशा है तो क्या वह दिशा पर निर्भर करती है, क्या डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्टेंट चेंज हो रहा है, क्या सदिश राशि की दिशा बदल दी जाए तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। तो दिशा बदलने पर अगर प्रभाव बदल जाए, उसका इफेक्ट चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे कि भाई वह भौतिक राशि दिशा पर निर्भर करती है और वह अदिश नहीं है, वह सदिश है। तो
दिशा होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा, नोट, कि सदिश के पास, सदिश राशि के पास दिशा तो होती है पर सदिश राशि दिशा पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अर्थात दिशा को बदल दिया जाए तो सदिश का प्रभाव भी बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सदिश राशि के पास दिशा होती है लेकिन वह उस दिशा पर डिपेंड करता है। और अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, हम डायरेक्शन चेंज करके देख रहे हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम उसको कहेंगे कि वो अदिश राशि है, सदिश नहीं बोलेंगे उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दिशा होने के साथ साथ उसमें उसकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, निर्भरता होनी चाहिए। और डिपेंड करे और डायरेक्शन चेंज हो तो उसका प्रभाव भी चेंज होना चाहिए, इफेक्ट भी बदल जाना चाहिए। ओके, जैसे एक उदाहरण है कि यहाँ पर एक वस्तु है, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है। इस वस्तु पे 5 न्यूटन इधर से बल लगाइए और 5 न्यूटन इधर से बल लगाइए और इसके इफेक्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए, इसका प्रभाव क्या होगा। यही वस्तु है और इस वस्तु पर 5 न्यूटन इधर से बल लगाइए और 5 न्यूटन इधर से बल लगाइए। इस बार बल की दिशा इधर है और एक बल की दिशा इधर है, एक दूसरे से ये लंबवत है। तो इसके प्रभाव को आप देखिए। एक बार क्या करिए, इसी ब्लॉक पर, वही ब्लॉक है, 5 न्यूटन इधर लगाइए और जो दूसरा 5 न्यूटन वो भी उसी दिशा में लगाइए, दोनों 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लगाइए, तब आप प्रभाव देखिए। तो यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे 2 फोर्स हैं बराबर परिमाण के और एक दूसरे से लंबवत है। यहाँ भी 2 बराबर परिमाण के बल हैं लेकिन एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा, यहाँ जो प्रभाव होगा, यहाँ जो प्रभाव होगा, तीनों अलग अलग होगा। तीनों ही परिस्थितियों में यह वस्तु गति करेगी तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा, डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये जो है वेलोसिटी यहाँ 0 होगा, ये नहीं जा सकता कहीं, ये रेस्ट में ही रह जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी होगी और ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, कहीं इधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और जैसे कि उसके पास ज्यादा वेलोसिटी होगी, इसके पास कम वेलोसिटी होगी। तो एक के पास वेलोसिटी 0 है, एक के पास वेलोसिटी है बट कम है, एक के पास वेलोसिटी है बट बहुत ज्यादा है। तो तीनों ही ब्लॉक सेम थे, तीनों बराबर मास का था। मान लीजिए कि तीनों ब्लॉक का द्रव्यमान 10 kg है और तीनों पे हमने 5-5 न्यूटन का बल लगाया, एक पेयर, एक जोड़ा बल लगाया, 2 फोर्सेस लगाया, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो तीनों जो ये उदाहरण है हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई फोर्स जो है, बल जो है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यदि आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो फोर्स स्केलर नहीं है, बल जो है वो अदिश नहीं है, वह सदिश राशि है। तो जिन क्वांटिटी के पास, जिस भौतिक राशि के पास दिशा होने के साथ साथ वो उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो वैसी भौतिक राशि जिनके पास परिमाण होता है, दिशा होती है, साथ साथ दिशा होने के साथ साथ वो इस पर निर्भर करते हैं और उन्हें जोड़ने के लिए साधारण गणित का नहीं बल्कि सदिशीय बीजगणित का प्रयोग करते हैं। इस सदिश राशि को जोड़ने के लिए अब आप सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, 2 2 4
5 केजी 5 केजी 10 केजी जैसे आप करते थे, तो मास को जोड़ सकते हैं। लेकिन 5 न्यूटन अब 10 न्यूटन हमेशा नहीं बोल सकते। यहाँ भी 5-5 है, यहाँ भी 5-5 है, यहाँ भी 5-5 है। यहाँ पे आप निकालेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो। यहाँ जोड़ेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। तो तीनों ही परिस्थितियों में अलग अलग आने वाला है। यहाँ पे आपका 0 न्यूटन रिजल्टेंट आएगा आप जब सदिशीय बीजगणित से निकालेंगे तो। यहाँ निकालेंगे तो 5√2 न्यूटन आएगा, और यहाँ निकालेंगे तो 10 न्यूटन आएगा। तो 5-5 यहाँ भी लगा, 5-5 यहाँ, 5-5 यहाँ, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण उसका जो कैलकुलेशन है, उसका जो गणितीय प्रक्रिया है, वो एक अलग तरह की मैथमेटिक्स है जिसको हम सदिशीय बीजगणित कहते हैं। वैसा गणित जिसके आधार पर सदिशों को जोड़ा जाता है, सदिशों से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है। उसके लिए एक अलग वेक्टर अलजेब्रा बना, उसके लिए एक अलग वेक्टर के लिए मैथमेटिक्स बनाया गया कि उसके कॉन्सेप्ट अलग हैं, उसको जोड़ने का तरीका अलग है, उसको घटाने का तरीका अलग है, उसके गुणा और भाग करने के तरीके अलग हैं। तो जो ही मैथमेटिक्स है वेक्टर से रिलेटेड, उसका एक अलग ही प्रोसेस है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल्स जो है इसका 11th क्लास में पढ़ना है, बशर्ते मैं इसमें अभी मैं इसमें और भी बताने का प्रयास करूँगा। ओके, सदिश राशि को पहले ये समझते हैं कि दर्शाते कैसे। सदिश राशि को दर्शाने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। पहला, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला है, कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट है, उसके ऊपर छोटा सा एरो लगा लीजिए, तीर लगा लीजिए, तो वह एक सदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है, सदिश राशि को दर्शाता है। दूसरा, कोई भी एक बड़ा एरो खींच दीजिए, बड़ा सा एक तीर खींच दीजिए जिसके पास कुछ लंबाई हो, जिसके पास एरो हो जो डायरेक्शन को बताए, तो वो भी एक सदिश राशि को दर्शाता है। तो सदिश राशि को दर्शाने का हमारे पास 2 तरीका है। सदिश राशि को दर्शाने के नियम। पहला, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर लगाकर सदिश को दर्शाया जा सकता है। जैसे बल यानी कि फोर्स। बल जो है यह एक सदिश राशि है और इसकी अंग्रेजी जो है फोर्स होता है। तो इसका जो पहला अक्षर एफ है वो बल के लिए हम ले लेते हैं, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला हो गया और इसके ऊपर एक छोटा सा तीर लगा देते हैं। इसी प्रकार से व्हील जिसकी अंग्रेजी होती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का पहला अक्षर v है और इसके ऊपर तीर लगा दे रहे हैं, तो ये सदिश को दिखाएगा। ये वेग के लिए हो गया, ये फोर्स के लिए हो गया। ठीक इसी प्रकार से विस्थापन, क्या लिखा मैंने? विस्थापन। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे या तो आप डी ले लीजिए या विस्थापन के लिए एक और सिंबल है एस यूज किया जाता है, तो एस के ऊपर भी आप तीर लगाएंगे तो हो सकता है। तो विस्थापन भी सदिश राशि है। इसी तरह से त्वरण, क्या है इसका? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का पहला अल्फाबेट क्या है? कैपिटल ए है, तो या तो कैपिटल ए लीजिए नहीं तो स्मॉल ए और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? तीर लगा दीजिए, तो ये त्वरण के लिए हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी जो भौतिक राशियां हैं उनका जो इंग्लिश में नाम है उसका पहला अक्षर, या किसी भी सदिश राशि को दिखाना हो तो एक अंग्रेजी का अल्फाबेट लिखिए और उसके ऊपर एक छोटा सा तीर लगा दीजिए।
तो वह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सदिश राशि को दर्शाता है। तो यहाँ पे वेक्टर का मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया और उसको कैसे दर्शाते हैं ये बातें हमको समझ में आती है। अब जैसे हमें लिखा है यहाँ पे k, तो इसको आप सिर्फ k पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस पे तीर लगा दिया जाए तो अब उसे आप k नहीं पढ़ सकते, उसे पढ़ना होगा सदिश k। क्या पढ़ेंगे? सदिश k। इसी तरीके से मैंने p लिखा, लेकिन अगर तीर लगा दें तो बताइए क्या पढ़ेंगे? सदिश p। यहाँ पे मैंने लिखा t, लेकिन मैंने तीर लगा दिया, अब क्या पढ़ेंगे? सदिश t। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला है आप बहुत सारा ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जितना भी आप जानते हैं, 26 या और भी बहुत सारे सिंबल होते हैं जिसके ऊपर यदि एरो लगा दिया जाए तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी ऐसा सिंबल है और उसके ऊपर एरो लगा है तो कहीं ना कहीं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सदिश को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला नियम हमारा ये है कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर लगाकर सदिश को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ओके। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है सदिश को एक बड़े तीर की सहायता से दर्शाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यह एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पे हम 10 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं इस दिशा में। बल लगाते वक्त डायरेक्शन बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बल लगा रहे हैं तो जो 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं उसके लिए हम एक तीर दिखा सकते हैं ऐसे। देखिए ये जो एरो है ये क्या बताएगा? ये दिशा को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, और इसकी जो लंबाई है ये इसके परिमाण को बताएगा। परिभाषा में था ना कि सदिश राशि के पास दिशा होती है, परिमाण होता है। तो दिशा को दिखाने के लिए ये वाला हेड है और इसको हम टेल कहते हैं, यानी कि पूंछ, और इसको क्या कहते हैं? सिर। हेड माथा। तो जो इसका सिर है, हेड है, वो दिशा को बताता है। अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो हेड इधर होना चाहिए। अगर बल इधर लगता तो ये जो तीर है मैं इधर लगाया होता, बल ऊपर लग रहा होता तो मैं तीर ऐसे बनाता, बल नीचे लग रहा होता तो मैं तीर ऐसे बनाता। तो ये जो हेड है, ये जो तीर है, एरो, ये उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में सदिश की दिशा है। कोई सदिश की दिशा आपकी तरफ है तो हेड उधर होगा, किसी सदिश की दिशा मेरे तरफ है तो उसका हेड मेरी तरफ होगा। तो ये जो हेड है ये सदिश की दिशा को बताता है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वह सदिश के परिमाण को बताता है। जैसे ये जितना लंबा है, यदि यहाँ पे 10 न्यूटन बल लग रहा है तो इसके लिए मैंने इतना लंबा तीर बनाया। तो यदि यह बल 5 न्यूटन का होता, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे 5 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है, तो इस 5 न्यूटन को दिखाने के लिए हम एक ऐसा तीर लेंगे। हेड उधर ही रहेगा क्योंकि डायरेक्शन उधर है, लेकिन इसकी लंबाई जरा देखिए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तो जितनी इसकी लंबाई है उसका आधा लंबाई इसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना लंबा रखिएगा उतना ही ज्यादा परिमाण प्रदर्शित होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो तीर की जो लंबाई है वो सदिश के परिमाण को बताता है, और तीर का जो हेड है वह उसके दिशा को बताता है। मैं लिख देता हूं, तीर का हेड सदिश के दिशा को बताता है तथा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताता है। ठीक है, अब जरा सोचिए कि कोई वस्तु है जिसपे 20 न्यूटन का बल लग रहा, ठीक है, तो
10 न्यूटन के लिए तीर इतना लंबा है तो 20 न्यूटन के लिए और इतना ले लेंगे। 2 न्यूटन दिखाना होगा तो छोटा सा ले लेंगे। तो जो तीर की लंबाई है वो सदिश के परिमाण को बताता है। जितना ही तीर लंबा होगा उतना ही ज्यादा परिमाण का वो होगा, और जितना ही तीर की लंबाई छोटी होगी उतना ही परिमाण कम होगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। तो सदिश को एक बड़े तीर की सहायता से भी दर्शाया जा सकता है। तो सदिश राशि को दर्शाने का हमारे पास ये 2 तरीका है। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर लगा दीजिए छोटा सा, या एक बड़े तीर की सहायता से आप सदिश को दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं, दोनों को एक साथ मिला करके हम किस तरीके से सदिश को दिखा सकते हैं जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे तीर खींचा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया, ये एक अपने आप में सदिश हो गया, और इसकी जो लंबाई है वह परिमाण हो गया, और इसका जो हेड है वो दिशा हो गया। लेकिन ये कौन सा सदिश है उसको रिप्रेजेंट करना है, इसका नाम देना है। तो हमारे पास अल्फाबेट है, तो चलिए हम लिख देते हैं एफ। ठीक है, अब चूंकि सदिश को दर्शाना है तो एफ तो सिर्फ लिख नहीं सकते, इसके ऊपर तीर लगा देंगे। तो ये जो बड़ा वाला एरो है उसका नाम क्या हो गया, सदिश एफ। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक ऐसा तीर बनाया, ये भी एक सदिश है। अब इसका नाम देना है तो चलिए मैं यहाँ पे सदिश ए कर देता हूँ। मान लीजिए ये एक एरो हो गया, ये भी एक अपने आप में सदिश है, वेक्टर है, और हमने इसका नाम क्या दे दिया, सदिश बी। तो जब भी कोई तीर होगा वह एक सदिश होगा और उसका नाम देना होगा हमें, तो हम वहाँ पे कोई भी अंग्रेजी का अल्फाबेट ले लेंगे और उसके ऊपर छोटा सा तीर लगा देंगे। अब इस तीर को पढ़ेंगे कि ये सदिश बी है, ये तीर सदिश ए है, और ये सदिश एफ है। तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके किसी सदिश को पूर्णतः हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जो सदिश के विषय में पढ़ना है, यहाँ से 11th का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग रूट से चलता है, अलग रास्ते जाता है, और जो 9th के लिए है वो एक अलग रास्ते से जाता है। तो यदि आप समझना चाहते हैं वेक्टर को और गहराई से और अच्छे से, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसी से रिलेटेड जो 11th का चैप्टर है वेक्टर, और उसका जो वीडियो अपलोड होने वाला है उसको आप देखें। अगर आपके मन में इच्छा है और आप जानना चाहते हैं कि हाँ वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लें वेक्टर से रिलेटेड अगर है, तो कैसे जोड़ लें, कैसे घटा लें, कैसे गुणा कर लें, कैसे भाग दे दें, तो इसके लिए 11th का जो वेक्टर वाला वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। और यदि आप 9th में हैं तो मैं आपको थोड़ा सा जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ कि 2 सदिश राशि को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बशर्ते मैं एक छोटा सा प्रयास करूँ आपको समझाने का। हो सकता है ये बात आपको समझ में थोड़ा कम आए, ठीक है, लेकिन मेरा एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बात आप मानेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये भी 10 से ही स्टार्ट है। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो 10 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके पहले आपको नहीं मिला है, तो आपको कुछ वैल्यूज याद करने पड़ेंगे। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 180 डिग्री का मान -1। और भी ऐसे वैल्यू है कि कॉस 135 कितना होता है, कॉस 120 कितना होता है। ठीक है, कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होता है, कॉस 150 का वैल्यू होता है, कॉस 135 का वैल्यू होता है। तो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज है जिनका होता है। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको
याद रखने चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं cos 120 का जो वैल्यू है वो -1/2 होता है। तो यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यू लिखा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन कॉस tan cos x sec cot 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें से एक cos है। चूंकि इसका यूज जब दो सदिश राशि को जोड़ते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो उसमें cos थीटा आता है उस फॉर्मूला में। तो जब थीटा है वह कोण होता है, तो कोण के अलग अलग मान के लिए cos का अलग अलग मान होता है। जैसे यहाँ पे कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 का मान 1। थीटा यदि 30 डिग्री हो जाए तो cos 30 का मान √3/2 हो जाता है। थीटा यदि 45 हो तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। इसी प्रकार से अलग अलग थीटा के लिए cos का मान अलग अलग है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है दो सदिश राशि को ऐड करने का, वो क्या है? सदिश को जोड़ने का सूत्र वो है कि r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, मैंने बोला कि आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। आप ये पूरा समझना चाहते हैं कि ये कैसे आता है, इसका प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, तो इसके पीछे पूरा का पूरा 1.5-2 घंटे का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो 11th में आपको 11th वाले लेक्चर से समझ में आएगा। और वो यहाँ पे अपलोड होगा भी, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन 9th स्टैंडर्ड में जो थोड़ा सा ज़रूरत है, जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं, मैं वही छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप दो सदिश राशि को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब इसका जो इंफॉर्मेशन है कि इसमें कौन क्या है वो मैं जरा लिख दूं। ये जो है r, ये है परिणामी सदिश का परिमाण। देखिए मैंने क्या लिखा, परिणामी, ये रिजल्ट है और ये मैग्नीट्यूड है, परिणामी सदिश का परिमाण। अच्छा, यहां पर a का मतलब क्या है? सदिश a का परिमाण, मैग्नीट्यूड। b क्या है? सदिश b का परिमाण। और थीटा क्या है? सदिश a तथा सदिश b के बीच का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है इस फॉर्मूला में, मैंने उसको एक एक करके अलग अलग बता दिया कि वह क्या है। अब इन सब चीजों को समझने के लिए एक उदाहरण लेना पड़ेगा जो हमें ज्यादा संतुष्ट करेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पर क्या है? एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं। एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है। इधर जो बल लग रहा है वह 5 न्यूटन का है और इधर जो बल लग रहा है वह 7 न्यूटन का है। ठीक है, दो फोर्सेस हैं और दोनों का परिमाण क्या है? उस डायरेक्शन में 7 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन। तो हमें जोड़ना है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सदिश राशि को सीधे नहीं जोड़ना है। अब पूछा जाए कि इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है टोटल, तो 7, 5, 12 बोल दीजिएगा। नहीं, आपको इस फॉर्मूला से जोड़ना है। सदिश राशि को जोड़ने के लिए अलग मैथमेटिक्स है जिसका ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से आपको ये जोड़ना है। डायरेक्टली 12 नहीं बोल सकते, अगर बोल रहे हैं तो गलत है। तो अब इससे जोड़ेंगे तो इसमें कैसे समझेंगे कि ए कौन है, बी कौन है? तो ये जो दो वैल्यू दिए गए हैं 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, इन दोनों में से किसी एक को आप ए मान लीजिए और किसी दूसरे को बी मान लीजिए।
मान लीजिए कि ए का मान 5 न्यूटन है और दूसरा क्या हो गया 7 न्यूटन, या उसको ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो जब भी दो वेक्टर को जोड़ना होगा तो उसमें एक को ए मान लीजिए और दूसरे को बी मान लीजिए। अब ऐसा मत करिएगा कि एक बल हो और एक विस्थापन, तो आम और केला कभी जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो कैसे लिखेंगे? जैसे पूछा जाए कि 5 केला अब प्लस 4 गो आम, कै गो केला कै गो आम, तो क्या बोलिएगा? तो अलग अलग अगर क्वांटिटी है तो उसको आप नहीं ऐड करेंगे, एक ही तरह के क्वांटिटी के दो वैल्यू को एक साथ जोड़ना हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दो वेलोसिटी हो, वेग भी सदिश राशि है, तो एक वेलोसिटी है 5 मीटर प्रति सेकेंड का और दूसरा वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकेंड का, तो दोनों वेलोसिटी को जोड़ सकते हैं। दो फोर्स है तो जोड़ सकते हैं, दो एक्सेलरेशन है उसे ऐड कर सकते हैं। तो एक ही राशि का दो वैल्यू जो है, दो वेक्टर है जो है, उसको ऐड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे दो बल है, दोनों बल ही है, और उसे हमें जोड़ना है कि इस वस्तु पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो आर, देखिए आर क्या है? आर का मतलब मैंने क्या लिखा था? परिणामी, परिणामी यानी कि रिजल्ट, मतलब इन दोनों को जोड़ करके जो आएगा परिणाम रिजल्ट, वो कितना होने वाला है, वो है आर। ठीक है, तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ए का परिमाण कितना मान लिया हमने? 5, 5 को ए मान लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कितना, तो 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ए के जगह पर फिर से 5 और गुना में है तो गुना, और बी के जगह पे 7 इंटू कॉस थीटा। देखिए थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई थीटा क्या है। तो पढ़िए यहाँ पे सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण। अब दो सदिशों के बीच का कोण निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से होगा, एक बल किधर लग रहा है, इधर, और एक बल किधर लग रहा है, इधर। तो आप जरा इनको तीर से दिखाइए, बल एक सदिश राशि है और उसे तीर से दिखा सकते हैं। तो एक तीर मान लीजिए इधर दिखा देते हैं 5 न्यूटन के लिए यहां से, और यहीं से एक तीर इधर दिखा दे रहे हैं। देखिए ये वाला तीर बड़ा है और ये वाला तीर छोटा है, क्यों? क्योंकि ये 7 न्यूटन का है और ये 5 न्यूटन का है, और तीर की लंबाई सदिश का परिमाण बताती है। ये ज्यादा लंबा है तो परिमाण ज्यादा, या कम लंबा है तो परिमाण कम। ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं सदिश ए और इसको मान लेते हैं सदिश बी। इधर वाला जो तीर है सदिश ए है और इधर वाला सदिश बी है। इसका परिमाण कितना है, तो 5 न्यूटन। इसका परिमाण कितना है, तो 7 न्यूटन। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अब बीच का कोण, तो ये जो बीच का कोण है दोनों के बीच का, ये वाला, ठीक है। तो ये कोण कितना है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक सरल रेखा की तरह दिखाई देगा, और यहाँ पे एक सरल रेखा के किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे सदिश ए और सदिश बी के बीच का जो कोण है वह 180 डिग्री है। ठीक है, अब हमसे इसी तरह का और मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि दो सदिश दिए गए हैं, उसके बीच का कोण सर हम कैसे निकालेंगे। तो याद रखिए दोनों सदिश के टेल को एक साथ कर दीजिए। ठीक है, दोनों सदिश के टेल को एक साथ करिए, और जो उनके बीच का कोण दिख रहा है वही सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सदिश ऐसे है और एक सदिश ऐसे है, और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों सदिश के बीच का कोण क्या है, तो इसका टेल कहाँ है, यहाँ पे मैंने बोला था इसको टेल बोलते, इसको हेड बोलते हैं। ये टेल है, ये हेड है। तो इसका जो टेल है और इसका जो टेल है एक साथ कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि रस्सी है पकड़ के मोड़ उड़ के जाके उसमें सटा दिए, नहीं, ये जैसा है वैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको पकड़िए, उठा के यहाँ पे रखिए ऐसा, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सदिश के बीच का कोण 90 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स अगर दे दिए जाए हमारे पास कि एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, इनके बीच का कोण बताइए। तो आप एक काम करिए, इसको मतलब दोनों को एक साथ कर लीजिए। कैसे, ये वाला जो टेल है और ये वाला जो टेल है एक साथ कर दीजिए, लेकिन इसको आप खींच के मत सटाइए, ये जैसे है उसको यहाँ लेके आइए पैरेलल, समांतर। देखिए इसको मैंने क्या टेढ़ा किया गया, नहीं, या यदि उसको यहाँ पे लाते तो ऐसे लाते, देखिए कैसे, इस तरीके से। इसको अगर लाया तो मैंने समानांतर,
या इसको भी वहां ले गए थे तो पैरेलल ले गए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बीच का कोण, तो या तो उसको यहाँ लेके चले आइए, और नहीं तो ये जो यहाँ पे था इसको यहाँ पे लेके चले आइए। दोनों ही स्थिति में कोण बराबर ही बन रहा होगा। आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि यहाँ जो कोण था वही यहाँ कोण है, ठीक है। तो ये जो थीटा होगा ये सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण होगा। तो दो तीर को कैसे एक साथ करके उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, सदिश ए और सदिश बी के बीच के कोण को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से आप सीख सकते हैं। बड़ा आसान है यह, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक सदिश इधर था और एक सदिश इधर, तो दोनों का टेल यहां पे था, हमने क्या किया, लगा दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो बीच का एंगल कितना आ गया 180। तो अब यहाँ पे r बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos और थीटा कितना है 180 डिग्री, तो क्या हो गया cos 180 डिग्री। तो अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा r बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 2 25 10 और 7 से गुना करिएगा तो 70, और cos 180 का मान मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था इधर कहीं, कितना था -1, तो यहाँ पे आप रखिए -1। समझिए जो मैंने लिखा था cos 0, cos 90, cos 30, cos 45, cos 180 इसीलिए लिखा था क्योंकि आप उस वैल्यू को याद रखेंगे तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो r बराबर अंडर रूट, जरा इसको जोड़िए, 25 और 49 कितना होता है, जोड़िए 74 होगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -70, एक से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70। अब घटाइए r बराबर 74 में 70 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब ये क्या है, परिणाम है, रिजल्ट है, r जो क्या है वो रिजल्ट है, तो रिजल्ट कितना आया 2। आप जोड़ किसको रहे थे, बल को, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो मात्रक क्लास में लगा दीजिए न्यूटन, क्योंकि दो फोर्स को जोड़ेगा तो फोर्स ही मिलेगा, दूसरा कुछ थोड़ी ना मिलेगा, है कि नहीं। तो 2 न्यूटन। अब जरा समझिए कि एक वस्तु पर, एक ब्लॉक पर 7 न्यूटन उधर और 5 न्यूटन इधर, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट क्या आया, परिणामी क्या आया, रिजल्ट क्या आया, वो ये है कि 2 न्यूटन बल लग रहा है, 12 न्यूटन नहीं है। आप इसको सीधे नहीं जोड़ सकते, तो 12 न्यूटन अगर हम बोले तो गलत बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए, एक ही क्वांटिटी के, एक ही राशि के 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए हमें बड़ा आसान रास्ता देता है, आसान तरीके से हम उसे जोड़ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि वाकई इस वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि ये जो फोर्स है 5 न्यूटन और इधर जो फोर्स लग रहा था 7 न्यूटन, अब यही फोर्स यदि हम 5 न्यूटन कर दें, दोनों तरफ 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो अब आपको डायरेक्टली पहले वीडियो में आपने सुना है तो 0 मत बोल दीजिए, आप बना करके सॉल्व करके मुझे दिखाइए और मैसेज करिए व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ पे कमेंट करिए कि सर मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व करके दिखाइए कि आपका 0 आ रहा है और कैसे आ रहा है, आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। फिर आपको मैं कुछ डायग्राम देता हूं जिसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे एक ब्लॉक है और एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, 2 फोर्सेस है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, लंबवत मैं बोल दे रहा हूं। तो अब बताइए कि इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है, 10 10 20 होगा ना जी, 20 होगा। सीधे जोड़ना है नहीं, सदिश राशि है, सीधे नहीं जोड़ना है, ठीक है, फॉर्मूला से जोड़ना है। सदिश राशि को जोड़ने के लिए फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला से जोड़ना है और जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। ओके, तीसरा एग्जांपल है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और फिर से एक और बल है और दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, और इस पे जो बल है, दूसरा जो बल है वो 20 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि इस वस्तु पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इसी फॉर्मूला से निकालना है। यहाँ पे थीटा 90 होगा, यहाँ पे थीटा 180 था, लेकिन जब 2 वेक्टर क्वांटिटी एक ही दिशा में होते हैं तो सोचिए कितना एंगल होना चाहिए,
0 डिग्री। कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। जरा समझने का प्रयास कीजिए कैसे। कैसे 0 डिग्री होगा? यहाँ पे मैं एक डायग्राम से कर देता हूँ। जैसे ये कोई वेक्टर है A और ये कोई वेक्टर है B, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, एक सदिश की दिशा इधर है और एक सदिश की दिशा ऊपर है, दोनों एक दूसरे से लंबवत है, बीच का कोण 90 डिग्री है। अच्छा, ये जो वेक्टर है इसको थोड़ा डाउन करिए, मतलब इधर लेके आइए। बताइए इन दोनों के बीच का कोण 90 से ज्यादा हो गया या 90 से कम हो गया? 90 से ज्यादा हो गया। ये जो वेक्टर B है इसको थोड़ा सा और इधर लेके आइए तो एंगल और बढ़ जाएगा, इसको और इधर लेके आइए तो एंगल और बढ़ेगा। इसको ऐसा कर दीजिए। अब बताइए सदिश A इधर है और सदिश B इधर है, इसके बीच का कोण कितना हो गया? 180 हुआ। तो दोनों सदिश के बीच का कोण 180 हो गया। जब ये सदिश यहाँ से ऐसे जा रहा है, इस सदिश को इधर लेके आइए। अगर सदिश B जो है यहाँ पे ऐसे हो और ये ऐसे हो तो ये जो कोण है इन दोनों के बीच का कोण है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 है या 90 से कम है? 90 से कम है। फिर इसको और नीचे लेके आइए तो एंगल और कम हो जाएगा, इसको नीचे और लेके आइए तो और कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों के बीच का कोण अर्थात थीटा 0 डिग्री होगा, जब दोनों सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा तो सोचिए कि सदिश A और सदिश B की दिशा किधर होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अपोजिट बोल सकते हैं कि जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। और जब दो सदिश एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं, तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। ओके, तो थीटा कैसे निकालते हैं ये मैंने समझा दिया, और कॉस का जो कुछ खास एंगल था उसका वैल्यू कितना होता है याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले को याद रखिए, ए और बी क्या होता है, आर क्या होता है, और हमेशा हमें निकालना होता है। तो इतना काफ़ी है आपको दो वेक्टर को जोड़ने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि जितने भी 9th के स्टूडेंट्स हैं आप लोग तैयार हो जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि बार बार आपको लिंक ना भेजना पड़े, बार बार फ़ोन कॉल ना करना पड़े, ना आपको डिस्टर्बेंस हो ना मुझे डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और आप आंसर ज़रूर करिए, यूट्यूब के ही कॉमेंट बॉक्स में करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं वहाँ पे देख लूँगा, मैं ढूंढ लूँगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी आप मैसेज करिए, और वो आप यूट्यूब में भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप में, जहाँ मन करे वहाँ करिए। कोई भी दिक्कत हो उसको मैसेज करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।